स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे अपने खूबसूरत चैनल आरटी अकेडमी पर। बच्चों, आरटी अकेडमी पर क्लास 12th का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों कोर सब्जेक्ट्स आपको पूरे साल का सिलेबस यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है और जो यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वही आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। फिलहाल क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर चल रहा है और टॉपिक का नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही वो टॉपिक है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दिमाग में रखिए इस बात को। YDSE से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा और क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। फिलहाल ये काम करने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार हम YDSE करते समय इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, तो इंटरफेरेंस कब पढ़ेंगे? YDSE में पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस पढ़ा दिया पूरा। मिनिमा मैक्सिमा सबके केसेस बता दिए। आपको मिनिमास के केसेस पता है, आपको मैक्सिमास के केसेस पता है, बस YDSE में वही सेट करना है। कोहेरेंट सोर्सेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, यंग साहब ने किए। इसमें कुछ शुरुआत में शब्द इस्तेमाल होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली जो वेव्स होंगी उनका फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी। हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना रहे हैं, पैटर्न अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी दोनों सोर्सेस की वो सेम होगी। दूसरी बात, जो फेज डिफरेंस सुपरपोजिंग वेव का होगा वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो फेज डिफरेंस है बेटा वो टाइम से इंडिपेंडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोहेरेंट सोर्स, इनके साथ ही काम किया जाता है। कोहेरेंट सोर्स बनाने का तरीका देखें, सिंपल सी चीज लिखी हुई है आपके सामने। कहीं से कुछ प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रही, मतलब इंफिनिटी से बेसिकली रेज आ रही हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है सवाल में। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया गया है, मतलब कोई इल्यूमिनेटिंग सोर्स को, और वहां से इस तरह की वेव्स आ रही हैं। और जो वेव्स आ रही हैं उनके लिए हमने यहाँ पर आपके सामने इस तरह के प्लेनर वेव फ्रंट्स बना रखे हैं। आप सब वेव फ्रंट से वाकिफ हैं, हम लोगों ने पहले भी आरटी अकेडमी पे वेव फ्रंट्स कर रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। वेव फ्रंट क्या होते हैं, हाइगन्स थ्योरी क्या है। इस तरह से वेव्स आ रही हैं और उसके बाद इन छोटी छोटी ये स्लिट्स, ये जो छोटे छेद बना रखे हैं, इन्हें हम लोग स्लिट बोला करते हैं। स्मॉल होल इज कॉल्ड स्लिट। ये दो स्लिट्स है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स आ रही हैं, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स बन जाते हैं। दे बिहेव एज सोर्सेस। क्योंकि अगर यहां के किसी बंदे से पूछो कि लाइट का सोर्स कौन है, तो इसे दो जगमगाते स्लिट्स दिखाई देंगे। इनके हिसाब से ये दोनों नए सोर्स बन जाएंगे। एक स्लिट को S1 बोलेंगे, दूसरे स्लिट को S2 बोलेंगे, और आप पाएंगे कि अब इन सोर्सेस के लिए नई वेव फ्रंट्स बनने लग गई। नई वेव फ्रंट्स बन रही, इनके लिए भी इसी तरह से वेव फ्रंट्स बन रही होंगी। तो मैं इनके ऊपर दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं और आपको दिख रहा है कि डिफरेंट लोकेशंस पर ये वेव फ्रंट्स एक दूसरे को सुपरपोज कर रही हैं। जहां जहां ये सुपरपोजिशन बेटा कंस्ट्रक्टिवली होगा वहां पर मैक्सिमा दिखाई देगा, यानी ब्राइट लाइट दिखाई देगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और जहां जहां पर ये सुपरपोजिशन बहुत ऑपोजिट फेज में होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, तो वहां आप पाएंगे कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो घट जाएगी, कम हो जाएगी और हमें अंधेरा सा दिखाई देगा। स्लिट की थिकनेस बराबर लेने से, थिकनेस इक्वल लेने से, जो इंटेंसिटी I1 पहले वाले सोर्स की है वो इंटेंसिटी I2 दूसरे वाले सोर्स की भी हो जाती है, तो दोनों की इंटेंसिटीज बराबर हो जाती हैं। YDSE में इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो ये सेटअप का कुछ आइडिया है। ये कोई स्क्रीन है जहां पर हम इसकी ब्राइट लाइट और डार्क स्पॉट्स को कैप्चर करने वाले हैं। ऑप्टिकल स्क्रीन कहलाती है, मतलब यहां पर हम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसे हम लोग स्मॉल d से डिनोट करेंगे, और स्क्रीन्स और हमारे स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। ये बात दिमाग में जरूर रखेंगे, जब YDSE पढ़ रहे हैं तो D बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए D से, मतलब ये स्मॉल d जो है वो मिलीमीटर्स की रेंज में होता है, और कैपिटल D जो है बेटा
वो मीटर्स की रेंज में होता है। तो लॉजिकली 1000 गुने से ज्यादा बड़ा का अंतर है, तो तुम समझ पाओगे कि ऐसा कुछ डिफरेंस रहता है। एक और बात दिमाग में रखनी है कि जो स्मॉल डी है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा होना चाहिए। अब भैया ये मिलीमीटर में है, हम पहले ले चुके हैं, और ये जो है ये माइक्रोमीटर्स में, फिर से 1000 गुने का अंतर। तो ये दिमाग में रखना है। ये कंडीशंस जब फॉलो होंगी तो यहाँ पर कहीं कहीं डार्क स्पॉट, कहीं कहीं ब्राइट स्पॉट, यहाँ ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, ऐसे स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं। इस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर का सहारा लिया जाता है। वेव्स इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती हैं। लाइट के साथ ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट यंग साहब ने किया और ये प्रूव किया कि देखो इंटरफेरेंस लाइट से दिखाई दे रहा है। उसके बाद एस्टैब्लिश हुआ कि लाइट सच में वेव है। ठीक है मेरी बात? क्योंकि न्यूटन की थ्योरी तो पार्टिकल समझने की थी। अगला देखें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दूसरा डायग्राम, वही कहानी कि हम इंफिनिटी से वेव्स को ला रहे हैं कहीं से इस तरह से, और एक ही सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, और फिर वही इंटरफेरेंस हो रहा है इनकी वेव फ्रंट्स का। इस तरह से वेव फ्रंट बनाई गई, इनकी वेव फ्रंट भी बनाइए, इनकी वेव फ्रंट भी बनाइए, इनकी वेव फ्रंट भी बनाइए, और फिर आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर जहां जहां मैं स्पॉट्स बना रहा हूं, यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहा है। जहां जहां इंटरफेरेंस ऑफ वेव फ्रंट्स कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पर आपको मैक्सिमा ब्राइट लाइट दिखाई देगी। जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको मिनिमा डिम लाइट दिखाई देगी। अगर इंटेंसिटीज बराबर ले रखी है तो हमने पढ़ लिया है पिछले टर्म पे कि जीरो इंटेंसिटी हो जाती है। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट दिखाई गई है, ब्राइटेस्ट स्पॉट दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए डार्केस्ट स्पॉट दिखाया गया है, फिर आपको ब्राइटेस्ट स्पॉट दिखाया गया है, फिर आपको डार्केस्ट स्पॉट दिखाया गया है, फिर आपको ब्राइटेस्ट स्पॉट दिखाया गया है, फिर आपको डार्केस्ट स्पॉट दिखाया गया है। एंड बिलीव मी कि यहाँ से ब्राइट से डार्क जाते समय इंटेंसिटी लगातार घट रही होती है, ब्राइट से डार्क जाते समय इंटेंसिटी लगातार घट रही होती है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का जोन ये मैक्सिमा और ये मिनिमा ही है, क्योंकि ये मैक्सिमा और मिनिमा सबसे ब्राइटेस्ट सबसे डार्केस्ट स्पॉट है, और यहीं से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इंटेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, कैसे होता है इंटेंसिटी वेरिएशन? चलिए इसके सेटअप को समझते हैं। पहली बात कि हमारे पास बच्चों एक स्लिट रहने वाली है, इस तरह से ये स्लिट है। एक स्लिट को हम बोल रहे हैं S1, दूसरी स्लिट को बोल रहे हैं S2। कहीं बहुत दूर कोई स्क्रीन है, हालांकि मैं बहुत दूर नहीं बना पाऊंगा, बोर्ड भी छोटा है और लिखने के लिए स्पेस भी चाहिए, पर आप ये बात मैं अभी बता चुका हूं कि स्क्रीन मीटर्स के डिस्टेंस में है और जो स्लिट्स की दूरी है वो बहुत नेग्लिजिबल है, मिलीमीटर्स में। तो हमने यहां से अभी जैसे हम लोग प्लेनर वेव ला रहे थे, जिसका वेव फ्रंट प्लेनर था, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट रखा था, उसके अलावा भी एक तरीका होता है कोहेरेंट सोर्स बनाने का, फ्रीक्वेंसी सेम रखने का। वो आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए ये इनका मिड पॉइंट है, S1 S2 का मिड पॉइंट है। जो डिस्टेंस मुझे स्क्रीन की और स्लिट्स की चाहिए उसे हम कैपिटल D बोल रहे हैं, जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है उसे स्मॉल d बोल रहे हैं। यहां पर एक मिड पॉइंट पर एक सोर्स लगा दिया S, यहां से कोई आप एक वेव लाए यहां डालें, और यहां से कोई एक वेव लाए बेटा और यहां डाले, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों ही वेव्स का फेज जो है वो S1 S2 पर पहुंचते हुए सेम है। नाउ दीज S1 S2 विल बिहेव एज न्यू सोर्सेस, तो इनकी अपनी वेव फ्रंट्स बनती चली जाएंगी। मैं इनको और बड़ा करता जाऊं, हालांकि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, हम इस डायग्राम को और गंदा नहीं करेंगे, मैं इरेज करूंगा अभी, लेकिन आपको समझ आया कि वही चीज बनाती है जैसा हम पहले कर रहे थे। तो सबको इरेज कर देते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर इनसे वेव्स जाने वाली हैं, तो S से उठाकर कहीं और चली गई, यहां पर S1 से बेसिकली, ठीक है ना, इस तरह से ये, और S2 से भी अब कोई एक वेव जाएगी
S2 से वेव गई और वहां पहुंची, और हर लोकेशन पर S1 S2 दोनों से वेव्स पहुंच रही हैं, S1 से भी और S2 से भी। हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट P ले रहे हैं जहां पे दोनों से वेव्स जा रही हैं। दीज आर द सुपरपोजिंग वेव्स। क्लियर है मेरी बात? एक और छोटी सी लाइन बनाते हैं, वो ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बहुत दूर तक नजर नहीं आता। अगर हम ये कह दें कि ये जो लोकेशन है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना रखा है, ये y इक्वल टू 0 का जोन है, इसका मतलब सारी दूरियों को यहीं से नापना है। और जो मेरी लोकेशन है जहां मैं देख रहा हूं इंटरफेरेंस पैटर्न को, कोई फ्रिंज में देखना चाहता हूं P पॉइंट पर, उसे अगर देखा जाए तो वो यहां से किसी y डिस्टेंस पे, ऐसा बोल देते हैं कि y डिस्टेंस पे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दिमाग में रखने हैं। d must be very very greater than small d must be very very greater than lambda, and this y should also be very very smaller than capital D। ये d बहुत बड़ा है और y बहुत छोटा है, सेंटीमीटर्स में और ये मीटर्स में 100 गुने से बड़ा अंतर है, ये दिमाग में रखना है। ऐसे में भले ही हमने आपको ये एंगल्स बहुत बड़े दिखाए हैं, ये सेंटीमीटर्स में सोच के देखो, और ये बोर्ड से बड़ी दूरी है, तो अगर यहां पर हमने P पॉइंट बनाया होता तो ये जो एंगल थीटा आपको दिख रहा है ये लगभग नेग्लिजिबल होता। तो वही केस आपको पकड़ के चलना है कि जो एंगल्स हैं दोज आर वेरी स्मॉल। तो देखें जरा बेटा गौर से, दिस इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन, whether this angle is theta or this angle is theta or this angle is theta doesn't matter to me। ये सारे के सारे थीटा लिए जा सकते हैं, थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन क्योंकि हम P को बहुत पास मान रहे हैं, ड्राइंग में दूर रखा हुआ है लेकिन वो एक्चुअली बहुत पास है, तो थीटास बहुत छोटे हैं, लगभग बराबर हैं, रेज आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, लगभग वो सब बराबर ही है। अच्छा साहब, अब दिमाग में क्या बात रखनी है, तुम ये देखो कि यहाँ पर इंटरफेरेंस की वजह से कुछ मैक्सिमा या मिनिमा आएंगे। क्यों आएंगे? उसका कारण है S1 और S2 पर जब लाइट पहुंची थी फेज सेम था, S1 से P पहुंची, S2 से P पहुंची, तो दोनों लाइटों का, जो दोनों सोर्सेस से लाइट्स आ रही हैं, उनका फेज सेम नहीं है। कारण ये है कि S1 से निकलने वाली रे ने कुछ x1 दूरी चल रखी है और S2 से निकलने वाली रे ने कुछ x2 दूरी चल रखी है। दोनों ने पाथ अलग अलग ट्रेवल कर रखे हैं। क्लियर है मेरी बात? दोनों ने पाथ अलग अलग ट्रेवल कर रखे। तो जब भी कभी आएगा पाथ में डिफरेंस तो आएगा फेज में डिफरेंस, और जब आएगा फेज में डिफरेंस तो वो लीड करेगा इंटरफेरेंस पैटर्न को। तो दिमाग में रखें, छोटी सी चीज बताता हूं आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम में हमने किया है कि जो फेज डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। लास्ट टाइम पे किया है, नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए, एक्सप्लेन किया ऐसे। ये कहलाता है बेटा फेज डिफरेंस, और ये बेटा कहलाता है पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? फेज एंड पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। अब देखिए कि कभी भी लाइट वेव किसी एक सोर्स से चले किसी पॉइंट पर पहुंचे, दूसरी लाइट चले अपने सोर्स से पॉइंट पर पहुंचे, और दोनों ने डिस्टेंसेस अगर अलग अलग चल रखी हैं तो दोनों में बेटा पाथ डिफरेंस तो आएगा, और जब भी आएगा पाथ डिफरेंस तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो है वो बताने वाला है कि हाँ कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं। आप देखिए बच्चा, डेल्टा फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या सो कॉल्ड 2n पाई हुआ करता था, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह की होती थी। तो जब भी ये हुआ करता था तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स कहलाएगा डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नथिंग स्पेशल। देखो बच्चा, डेल्टा एक्स कितने, डेल्टा फाई हमने कितना लिखा कंस्ट्रक्टिव के लिए? लिखा 2n पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। तो भैया 2 पाई कैंसिल, हमारे पास आंसर आ रहा है लैम्डा इंटू n। यानी कि जब भी कभी पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तब होगा बच्चा
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है बेटे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है मेरी बात? तो डेल्टा एक्स का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ये पता कर लिया कि कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फेज डिफरेंस का केस याद है, उसी तरह आपको पाथ डिफरेंस का केस याद होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आप पाते हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो 2n-1 इंटू पाई हुआ करता है। पाई का ऑड मल्टीपल, पाई 3 पाई 5 पाई, इस तरह से। तो जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x, उसकी वैल्यू होगी डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये होगा। डेल्टा फाई की वैल्यू देखो क्या है बेटा, 2n-1 इंटू पाई और फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो भैया पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो आ रहा है 2n-1 लैम्डा बाई 2। इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देने वाला है। तो ये दो केसेस आपको पाथ डिफरेंसेस के याद रखने हैं, और यहीं से हम फेज डिफरेंस को छोड़कर पाथ डिफरेंस की मदद से निकालने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखना बच्चों, तुम चाहते हो कि पाथ डिफरेंस निकाल लो, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए चुपचाप से यहां पर एक सुंदर सा परपेंडिकुलर डाल लीजिए। पहली वाली रे से दूसरी वाली लेगा, और जहां परपेंडिकुलर डाला वो ए है। ध्यान रखिएगा आपके सामने S1P और AP लगभग आपस में बराबर है, ठीक है ना? S1P और AP लगभग बराबर है। तो जो पाथ डिफरेंस इन दोनों रेस का P पॉइंट पहुंचने पे आया, उसे लिखा जा सकता है S2P माइनस S1P, ठीक है ना? S2P मतलब X2 और S1P मतलब X1। और जब तुम पाथ डिफरेंस देखोगे तो तुम पाओगे A से लेके P तक और S1 से लेके P तक तो आपस में बराबर है। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये जो है ये S2A है। दिस इज माय पाथ डिफरेंस। अब साहब इस S2A के पीछे पड़ जाओ कि ये S2A आखिर है कितना। तो सिंपल ज्योमेट्री लगाओ बेटा, गौर से देखना। ये है एंगल थीटा, तो बच्चा ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो फिर बच्चा ये एंगल कितना है? थीटा। सिंपल, बिल्कुल आराम से। अब उस ट्रायंगल को मैं बाहर बना रहा हूं तुम्हारे लिए, देखना इस तरह से देखना। यस, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, तैयार है? लुक एट दिस, दिस इज 90, दिस इज माय थीटा। S1 S2 के बीच की दूरी जो है वो D है, ये पॉइंट S1 है, ये पॉइंट S2 है, और ये पॉइंट बच्चा A है। मुझे जो चाहिए वो S2A चाहिए, और ये मुझे पता है 90 के सामने वाला पता है, थीटा के सामने वाला निकालना है। आई शुड राइट sin थीटा। sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर, विच इज माय पाथ डिफरेंस S2A डेल्टा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज D। तो डेल्टा x यानी S2A का जो फॉर्मूला बना वो बना D sin थीटा। सबसे पहली बात तो इस पूरे केस के अंदर हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, और पाथ डिफरेंस निकालना इज वेरी गुड। मजा आया भाई पाथ डिफरेंस निकाल के? ठीक है, पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये पाथ डिफरेंस अगर हमारा n लैम्डा के बराबर तो मैक्सिमा, और ये पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर तो मिनिमा। ठीक, तो हम यहां पर लिख लेते हैं छोटी छोटी बातें। दिस डेल्टा x विच इज इक्वल टू D sin थीटा। इफ डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा x की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो जाए तो क्या बनेगी? ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो खास बातें दिमाग में रखें, और इन बातों से ही अब हमें आगे काम करना है। ठीक है, चलो एक काम करो,
एक ट्रायंगल देखो बेटा, ये मिड पॉइंट से पकड़ो डॉटेड लाइन को और फिर पी तक जाओ और फिर डॉटेड लाइन से वापस आ जाओ, ट्रायंगल दिखाई दिए जी हाँ। यहां पर हम लिखते हैं बच्चा tan थीटा, तो आपको दिख रहा है tan थीटा का मतलब हुआ y अपॉन d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ऐसे। तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो गई बेटा, d tan थीटा, y आपने पकड़ लिया। और फिर आपने कहा क्योंकि y जो है वो कैपिटल D से बहुत छोटा है तो थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, ये तो हमने आपको पहले ही समझा दिया था। तो हम लिख रहे हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब भी कभी थीटा स्मॉल होता है तो थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर, और tan थीटा की वैल्यू बेटे sin थीटा के बराबर होती है। तो हमने लिख लिया बच्चा यहाँ पे y इक्वल टू कैपिटल D tan थीटा, और tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा, क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, और sin थीटा तो ऊपर मुझे पता ही है, यही फॉर्मूला है कि डेल्टा x अपॉन d दैट इज इक्वल टू sin थीटा। पुट कर दो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू, ये आया बेटा d, फिर आया डेल्टा x अपॉन d, ये बेटा y की वैल्यू आ गई। ये खूबसूरत y की वैल्यू जो निकल कर आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से सारे केसेस YDSE के खुलते जाएंगे। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और फिर इसे उठाकर साइड में भेज देते हैं ताकि हम दोबारा काम कर पाए। अब यहां से इसे और छोटा कर लें तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे सामने डायग्राम भी रहेगा और काम भी होता चला जाएगा ना। हमारे पास y का फॉर्मूला है, अगर आपको पाथ डिफरेंस मालूम है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी दूरी पर मुझे पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग दूरी मिल रही है, कितने डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, पाथ डिफरेंस डालते जाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए देखिए अब चर्चा करते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जब आप बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाते हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपसे ये कहता है कि जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू n लैम्डा होनी चाहिए, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज, nth मैक्सिमा कहां आ रहा है, तो तुम कहोगे d अपॉन d इंटू डेल्टा x, एंड डेल्टा x की जगह n लैम्डा आप डाल दीजिए। nth ब्राइट फ्रिंज कम्स एट दिस लोकेशन, nth ब्राइट फ्रिंज आ गई n लैम्डा d अपॉन d। फॉर्मूला तैयार आपके सामने, सिंपल रेसिपी। और इसे आप नाम क्या दे रहे हैं बेटा, इसे आप नाम दे रहे हैं डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। आप इस बात को भी जानते हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव की बातें करते हैं तो n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, डिस्ट्रक्टिव के केस में n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, हमने फंक्शन ही ऐसा बना रखा था। अब देखिए आप n की वैल्यू 0 डालिए तो y की वैल्यू 0 आती है, हम इसे नाम देते हैं बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम देते हैं बेटा इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। n की वैल्यू बेटा 1 डालिए तो फिर y की जो वैल्यू है वो आएगी लैम्डा d अपॉन d, हम इसे कहेंगे बेटा फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा। ठीक, इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा बेसिकली आपको यहां मिल गया, जैसे y बराबर 0 बोल रहे थे ना, क्योंकि y बराबर 0 आया, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां पे तो आपको अल्टीमेटली y बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलने वाला और कुछ नहीं मिलेगा। n की वैल्यू बेटा इसी तरह से आप 2 डाल दीजिए तो जो y की वैल्यू है वो बन जाएगी 2 लैम्डा d अपॉन d। ये आ गया बेटा आपका सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा की जगह आप बोल सकते हैं सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा। n की वैल्यू बेटा आप 3 डाल दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा d अपॉन d, तो ये कहलाएगा बेटा आपका थर्ड मैक्सिमा, थर्ड सब्सिडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से आप और वैल्यूज बना सकते हैं। तो आपने ये जो निकाला ये डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन कहां से है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो दूरियां लिखी जा रही हैं वो सारी कहां से है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा से ही दूरियां लिखी जा रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज की बातें कर ली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें कर ली, अब चर्चा करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसे बहुत गौर से बेटा देखिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपसे क्या कह रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपसे कह रहा है कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2, जहां पर n की वैल्यू बेटा 1 से शुरू हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपके पास nth डार्क फ्रिंज की दूरी कितनी निकल आई? आप कहोगे वो तो सिंपल फॉर्मूला था, d/d डेल्टा x। अगर डेल्टा x की जगह डिस्ट्रक्टिव वाला पाथ डिफरेंस डालेंगे तो डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क फ्रिंज निकल आएगी। हमने लिखा d/d और फिर लिखा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ये जो वैल्यूज निकल के आई ये आपकी निकल आई nth डार्क फ्रिंज की फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज या मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी नापी गई, ठीक है, अच्छी बात। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, 1 ही रखनी पड़ेगी, पहला तो 1 ही आएगा। तो ऐसे केस में आपको जो यहां से y दिखाई देगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 - 1 is 1, तो बेसिकली d लैम्डा बाय 2d। इसी की जगह आप देखेंगे n की वैल्यू 2 रखें तो 2 2 are 4 -1 that is 3, तो आप लिख रहे होंगे d लैम्डा बाय 2d into 3। इसी तरह n की वैल्यू को आप 3 रखेंगे तो आप पाएंगे y की वैल्यू आ रही है 5d लैम्डा बाय 2d। तो बेसिकली देखो क्या बन गया ये 1/2, 3/2, 5/2। अगला क्या बनेगा बेटा? अगला बनेगा 7/2d लैम्डा बाय d। और इसी तरह से और केसेस बनाए जा सकते हैं, इफ यू विश आप बनाते जाइए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिडरी मैक्सिमास हैं। सेंट्रल मैक्सिमा से जैसी सिमेट्री ऊपर मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा से वैसी ही सिमेट्री आपको बेटा नीचे भी मिलेगी। इंटरफेरेंस पैटर्न आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपकी ये स्क्रीन थी, ठीक, ये स्क्रीन है आपकी, और इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, कहीं कहीं जीरो हो जाती है, कहीं कहीं इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। देखिए ये इंटेंसिटी बहुत हाई है, फिर जीरो है, फिर बहुत हाई है, फिर जीरो। मैं कॉशियसली बना रहा हूं, हालांकि इतना परफेक्ट बनने नहीं वाला है, थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है ये, फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक्यूरेट ही बनाइएगा। और ये वापस यहीं से इंटेंसिटी फिर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है, और इसी तरह से इंटेंसिटी पैटर्न चलता रहेगा। आप देखें बड़ा सिंपल सरल सा है कि ये केस मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा का है, ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये y बराबर 0 है। तो आपको ये पहला केस जो मिल रहा है इसे आप कहेंगे फर्स्ट मिनिमा। ये है हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ये है हमारा सेकेंड मिनिमा, ये है हमारा सेकेंड मैक्सिमा, ये है हमारा थर्ड मिनिमा, और ये है हमारा थर्ड मैक्सिमा। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी सेम चीज चलेगी, ये भी फर्स्ट मिनिमा ही है, आप इसे कोई और नाम मत दें, दोनों साइड एक ही नाम चलेंगे। यहां पर है फर्स्ट मैक्सिमा, यहां पर है सेकेंड मिनिमा, यहां पर है सेकेंड मैक्सिमा, और यहां पर है थर्ड मिनिमा। और ये मत समझिएगा लाइट बाहर आ गई है, दीज आर द इंटेंसिटी पैटर्न। ये मतलब इंटेंसिटी है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई है। आप पा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस जो है वो इन लोकेशंस पर मैक्सिमा है और इन लोकेशंस पर मिनिमा के बराबर है। अब ये लोकेशंस कौन सी हैं वो मार्क करना बहुत बेहद जरूरी है। तो ये y बराबर 0 है। आप पाते हैं कि जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है वो फर्स्ट मैक्सिमा y इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d पर मिलता है। जो सेकेंड मैक्स आता है वो आपका y इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन d पर आता है। इसी प्रकार से जब यहाँ के फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे उसकी दूरी भी सेंट्रल मैक्सिमा से y इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d होगी।
उसी प्रकार जो सेकंड मैक्सिमा होगा वो भी y इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन d पर होगा। इसकी बजाय अगर आप फर्स्ट मिनिमा की बातें करें तो y इक्वल टू 1/2 लैम्डा d बाई डी पे मिलेगा आधे पर। सेकेंड मैक्सिमा जो है सॉरी मिनिमा वो मिलेगा 3/2 लैम्डा d बाई डी। और इसी प्रकार से आप इधर भी पाएंगे जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है वो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा 1/2 लैम्डा d बाई डी पर। उसके बाद सेकेंड मिनिमा मिल रहा है वो मिलेगा 3/2 लैम्डा d बाई डी पर। इस प्रकार से आप इसके इंटेंसिटी पैटर्न शो कर सकते हैं। जो आपको सबसे पहले यहां पर दिखाया था आपको ये चीज यही है, आपको जहां जहां इंटेंसिटी हाई मिल रही है वो लोकेशंस मैंने मार्क करके दी हैं। तो यहां अगर इंटेंसिटी पैटर्न बनाना हो इस पर तो आप पाएंगे यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमा, यहां पर जीरो, यहां पर फिर मैक्सिमा, यहां पर जीरो, फिर यहां पर इस तरह से। तो मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है, जहां मैक्सिमा मिल रहा है वहां ब्राइट लाइट है, जहां मिनिमा मिल रहा है वहां डार्क स्पॉट है। और इस तरह की लाइट का पैटर्न बनाना मुश्किल होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिलहाल ये चीज एक नई चीज डिफाइन की जाती है, वो क्या है कि एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट फ्रिंज के बीच में आपको एक डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही है। इसका उल्टा अगर सोचना चाहो तो एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है। और ये जो चौड़ाई है इसे हम लोग बोलते हैं बीटा, यानी कि ये भी बीटा, और ये कहलाती है बेटा फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाती है? फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवर्स करके इसे थोड़ा सा रिवाइंड करके। फिलहाल एक नया टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। और जो फ्रिंज विड्थ है ये क्या है? फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कितनी चौड़ाई एक फ्रिंज की आपको दिखाई दे रही है, डार्कनेस कहां तक है, ब्राइटनेस कहां तक है। इसके लिए कहते हैं सेपरेशन बिटवीन टू consecutive maximas और मिनिमास। कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं। इसमें एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, इसमें कभी भी फेरबदल ना हो, स्किप नहीं करना है। यानी कि अगर मैं बीटा डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि सेकंड और थर्ड के बीच क्या दूरी है, जीरो और फर्स्ट के बीच क्या दूरी है, फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या दूरी है, चाहे मिनिमा की या मैक्सिमा की। मिनिमा तो मिनिमा के बीच की दूरी निकालेंगे, मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच की दूरी निकालेंगे। इसका मतलब बीटा इज नथिंग बट nth फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 फ्रिंज की डिस्टेंस, पांचवा और चौथा, इन दोनों के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ बोला जा रहा है। हम ब्राइट फ्रिंज के केसेस ले लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज की दूरी तो n लैम्डा d अपॉन d होती है बेटा, और n माइनस 1 की जगह क्या करेंगे, जहां n रखते थे वहां n माइनस 1 रख देंगे, लैम्डा d अपॉन d हो जाएगा। यहां से इसे आप खोल लीजिए, n लैम्डा d अपॉन d माइनस n लैम्डा d अपॉन d, और खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा d बाय d। ये दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, कट गई, और आपको समझ आएगा कि दिस बीटा बिकम्स lambda d by d. All the fringes are equally bright and equally thick. ठीक, ये थिकनेस या फिर विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये कहला रही है विड्थ ऑफ फ्रिंज। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखें इस बात को, ये विड्थ ऑफ फ्रिंज, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब फर्स्ट ब्राइट है, सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है, सबकी थिकनेस बराबर, इंटेंसिटी भी सबकी बराबर आती है, ये भी दिमाग में रखें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुमसे पूछा जाए, यहां पे तो सारी बातें हो गई, अब इन बीटास पर और बाकी सारी दूरियों पर कमेंट करते हैं जब हम इस पूरे सेटअप को उठा करके किसी लिक्विड में ड्रॉप कर देंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट, YDSE setup, YDSE, Young's double slit experiment, setup in a liquid। ठीक,
एक लिक्विड के अंदर अगर हम ये सारा कुछ तमाशा करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो कुछ खास नहीं होगा। आप देखें, हम ब्राइट फ्रिंज की बातें करें, ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपने पाया yn की वैल्यू है n लैम्डा d अपॉन d। ठीक, तुम जानते हो कि यहां पर ये लैम्डा एयर में लिया जाएगा तो yn भी बेटा एयर में आएगा, लेकिन लैम्डा अगर किसी मीडियम में लिया जाएगा तो yn भी बेटा आपका मीडियम में आएगा। देखिए बेटा, जब भी कभी मीडियम चेंज होता है तो लैम्डा बदल जाता है, लैम्डा बदल जाता है तो लैम्डा मीडियम का अलग होगा और लैम्डा एयर का अलग होगा। आपको इतना तो मालूम ही कि किसी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज म्यू, वो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम होता है। तो लैम्डा मीडियम अगर हम निकालने की कोशिश करें तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वो तो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू बन गया। तो जो हमारे पास yn आ रहा है मीडियम में, वो आ रहा है लैम्डा मीडियम इंटू डी अपॉन डी इंटू एन, यही फॉर्मूला है। लेकिन लैम्डा इन मीडियम क्या बन गया? लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू एन डी बाय डी। ये nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी हो गई सेंट्रल ब्राइट से। सेंट्रल ब्राइट वही रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, n को जीरो रखने पे अल्टीमेटली वो जीरो ही आने वाला है। लेकिन आप देखिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैक्सिमास जो पहले इतनी लैम्डा एयर एन डी बाई डी पर मिल रहे थे वो अब डिवाइडेड बाई म्यू पर मिल रहे हैं। यानी कि सारी के सारे जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस वाली जगह हैं, वो सब सेंट्रल ब्राइट के पास आ गई हैं। यानी कि इससे मालूम चलता है कि पैटर्न जो है श्रिंक कर जाता है। तो जो मैक्सिमा के साथ हो रहा है क्या वो मिनिमा के साथ भी हो रहा है? तो चलो डार्क की बातें कर लेते हैं। डार्क फ्रिंजेस के अंदर जब आप yn बेटा निकालते थे तो उसे लिखते थे 2n माइनस 1 लैम्डा एयर d अपॉन d। लेकिन यही कहानी अगर आप yn मीडियम में करने लग जाए, पहले आप एयर में लिख रहे थे, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 2n माइनस 1 लैम्डा इन मीडियम फिर d बाई डी, और फिर यहां पर आपके पास दोबारा आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा एयर d अपॉन डी इंटू 1 बाय म्यू। अगेन आपको दिखाई दिया कि yn मीडियम जो डिस्ट्रक्टिव वाला भी है, डार्क है, वो भी म्यू टाइम्स कम हो जाता है। तो यानी कि आपके पास यहां पर दो बातें सामने आ रही हैं। दो बातें कौन सी सामने आ रही हैं? कि yn ब्राइट इन मीडियम जो निकल कर आ रहा है वो yn ब्राइट इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू निकल कर आ रहा है, म्यू बीइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसके बाद yn डार्क इन मीडियम जो है वो अगेन आ रहा है yn डार्क इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अब देखो यार, सारे के सारे पैटर्न जो है ना वो म्यू टाइम्स पास आ गया सेंट्रल मैक्सिमा के, तो श्रिंक हो गया पैटर्न। श्रिंक हो गया पैटर्न का मतलब ये हुआ कि जो आपको ये इंटेंसिटी पैटर्न दिख रहे हैं, इनमें जो मिनिमा है ये थोड़ा पास आ गया, मिनिमा जो है वो थोड़ा पास आ गया, मैक्सिमा जो है वो थोड़ा पास आ गया, मिनिमा फिर से पास आ गया, मैक्सिमा भी पास आ गया। अबे ये तो जो फ्रिंज विड्थ है वो घट जाएगी। जवाब है ना, फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगी। ठीक, तो कमेंट करना है फ्रिंज विड्थ पे। अगर किसी भी बोर्ड के एग्जाम को देखोगे तो प्रीवियस ईयर लगाओगे बेटा, फ्रिंज विड्थ पे कमेंट करने के लिए खूब आता है। फ्रिंज विड्थ अगर हम एयर में निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास आती है लैम्डा डी बाई डी, लेकिन ये लैम्डा तो एयर में लिखी गई है। और अगर यही बीटा हम निकाल रहे हैं किसी मीडियम में तो बेटा आएगी लैम्डा इन मीडियम इंटू डी अपॉन डी, और लैम्डा बदल जाएगा तो हम लिख रहे होंगे लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू डी बाई डी। तो फिर हमारे पास किसी मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ आ रही है वो आ रही है लैम्डा एयर डी अपॉन डी और साथ में म्यू का डिवाइड। आप डी लैम्डा बाय डी को आप देखेंगे तो आप एयर की फ्रिंज विड्थ बोल देंगे, एयर में फ्रिंज विड्थ बोल देंगे डिवाइडेड बाय म्यू। तो आप पा रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ जो है वो म्यू टाइम्स कम हो जा रही है, घट जा रही है। तो किसी YDSE सेटअप को अगर आप रख देते हैं
किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वहां पर इस तरह के फ्रिंजेस में चेंज आएंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा वो बेटा आएगा ये फ्रिंज विड्थ पे कमेंट करना, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कई बार ऐसा कह देता है 2.1 सेंटीमीटर फ्रिंज विड्थ है एयर में, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर लिक्विड में डुबो दिया तो बताओ नई फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो 1.5 से डिवाइड मार दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो सस्ती चीज है, वो हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये सारी बातें अगर आपको मालूम ही चल गई हैं इसके बारे में तो कुछ खास बचा नहीं है पढ़ाने के लिए। इतना ही आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं YDSC में। प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटेड हैं रिलेटेड टू इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आपसे। क्या हमने इंटेंसिटी के फॉर्मूले में देखा था कि लिखा हुआ था 2I0 1 प्लस कॉस फाई, यही तो लिखा था हम लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लास्ट टाइम पे। नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देख लो भाई, हाँ हम लोगों ने खूब जम के मेहनत कर रखी। कंस्ट्रक्टिव की बातें करें, इंटरफेरेंस के लिए तो यही होता था। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हम ब्राइट फ्रिंज की चर्चा कर रहे हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज की चर्चा करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि cos फाई की वैल्यू जो है वो +1 आनी चाहिए। तो I इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos फाई इज नथिंग बट 1, दैट बिकम्स 4I0। आपको पता चलता है कि जो ब्राइट फ्रिंज है वहां पर इंटेंसिटी 4I0 है। पहली स्लिट से I0 इंटेंसिटी आई, दूसरी स्लिट से I0 इंटेंसिटी आई, तो मिलजुल के कितनी होनी चाहिए 2I0, लेकिन मैक्सिमा पर ब्राइट फ्रिंज पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है 4I0, एक्सपेक्टेड से डबल एक्स्ट्रा ब्राइट दिखाई देगा। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि बेसिकली डार्क फ्रिंज की बातें हो रही है। डार्क फ्रिंज के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होगी -1, तो इंटेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे बेटा 2I0 1 -1 दैट इज 0। अरे वाह, डार्क पे इंटेंसिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है, इस वजह से अंधेरा आ जाता है। क्या कह रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बच्चा, कि ये स्टोरी तो आपको समझ आ गई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लग रहा था I0 2I0 इंटेंसिटी है और उसकी 4I0 बन गई, डबल हो गई, कहीं और से एनर्जी नहीं आई। ये जो एक्स्ट्रा 2I0 आई है ना, जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, जहां इंटेंसिटी खत्म हो गई है, ये वहां की एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई ब्राइट के पास। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 है यहां से कंपेंसेट होके आएगी। यानी इस पूरे के पूरे सीन में जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। सो बच्चों को डाउट रहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करता है कि नहीं। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, दिमाग में रखें इस बात को। एनर्जी कंजर्व ही रहेगी, कुछ और इसका नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये था आपका YDSC। मैंने आपको फ्रिंज विड्थ पढ़ाई, आपको पढ़ाया nth मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, nth मिनिमा कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी बातें बता दी। लिक्विड में डुबोने पर क्या होगा वो भी बता दिया। अब इस YDSC में जो चीज बची है वो है इनके प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको पहले बोल रखा है, जैसे सिलेबस का सेक्शन खत्म होता है हम पर चैप्टर बहुत डिटेल्ड प्रॉब्लम सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो वो प्रॉब्लम सेशंस जो होंगी उसमें इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। अब जो कहानी बची वो थोड़ी सी हाइगन्स प्रिंसिपल की और थोड़ी सी डाइफ्रैक्शन की, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल भी बहुत हैवी लेवल पे बोर्ड में नहीं आता, पोस्टुलेट्स वगैरह आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा जो डाइफ्रैक्शन है उसकी डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, उसके केसेस बोर्ड में है, और केस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत कम लेकिन एक आधे का पूछ लिए जाते हैं। तो वो केस आपको पढ़ाना है और हाइगन्स प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक डोज देना है। बाकी प्रॉब्लम सेशन में इनकी प्रॉब्लम्स हम करने ही वाले हैं, तो ये हिस्सा हम कंप्लीट कर रहे हैं। पोलराइजेशन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कैटरिंग वगैरह, वो सब सिलेबस से हटा हुआ है, उस पर ध्यान भी नहीं देना है क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आखिरी समय चल रहा है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। We must stop this lecture here. So thanks for watching again.
पूरे साल हमें देखिए, फॉलो करिए और आप पाएंगे कि जो इस बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वही आपके एग्जाम्स में आएगा। आरटी एकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल और जरा सा डाइफ्रैक्शन, और उसके बाद शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। टिल देन थैंक यू।